हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और ये मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों का दूसरा क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों को जो है अध्ययन करना था प्रारंभिक मध्यकालीन से संबंधित प्रश्नों, यानी भारत में अरबों के आक्रमण से संबंधित जो प्रश्न थे उसको हम लोग को अध्ययन करना था। और हम लोगों ने उनको भली भांति बेहतर तरीके से जो है व्याख्या के साथ अध्ययन किया, प्रैक्टिस किया। आज हम लोगों को उसके आगे की यानी दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको अध्ययन करना है, प्रैक्टिस करना है और उसी तरीके से करना है जैसे पहले से करते आ रहे हैं, बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ। अगर देखा जाए इतिहास के प्रश्नों को तो ओवरऑल रूप में मैंने आप लोगों को अभी तक 16 क्लासेस करवा दी है प्रैक्टिस सेट की। और उन 16 क्लासेस में अगर देखा जाए तो आपका लगभग 500 के बराबर प्रश्नों को हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। तो अब देखिए, इसी तरीके से हम लोग एक एक करके प्रश्नों को करते चले जाएंगे और आपके परीक्षा के लिहाज से जितना प्रश्न हो सकेगा वो अधिक से अधिक मैं करवा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका किसी भी एग्जाम में इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको करने में आपको कठिनाई महसूस ना हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। ये इतिहास के देखिए जैसे कि 17वीं क्लास है और 17वीं क्लास में हम लोग को मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है और उनकी व्याख्या को देखना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। देखिए, आज हम लोग को कौन से प्रश्न अध्ययन करने हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास की देखिए कौन सी क्लास है? ये दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग को देखिए दिल्ली सल्तनत के राजनैतिक, प्रशासनिक और सामाजिक इतिहास के संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। देखिए, आपकी क्लास का आज का पहला प्रश्न, देखिए पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि 60 प्रश्न एक साथ तैयार किए जाते हैं, लेकिन समय की वजह से यानी क्लास लंबी ना हो इसके वजह से इन प्रश्नों को 2 पार्ट में कराया जाता है। 30 प्रश्न एक पार्ट में, 30 प्रश्न दूसरे पार्ट में। तो उसी के तहत ये दूसरा पार्ट है, इसीलिए देखिए आपका जो क्वेश्चन का सीरियल नंबर है वो 31 दिख रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद अपने देश में जो है उसके दास के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। तो वही हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है इल्तुतमिश, दूसरा दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा दिया है बलबन और चौथा दिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, बलबन ने नहीं की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इल्तुतमिश ने नहीं। हालांकि ये सभी लोग दिल्ली सल्तनत के शासक थे, लेकिन स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसकी मृत्यु के बाद यह दिल्ली का शासक बना। इसे देखिए लाख बख्श या दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चहलगानी या चालीसा दल किस सुल्तान ने संगठित किया था? देखिए इसमें जितने भी प्रश्न आपके करवाए जाएंगे ये प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे तरीके से करना है। तो चालीसा दल या चहलगानी दल के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका गठन देखिए ऑप्शन दिया है पहला इल्तुतमिश, दूसरा दिया है बलबन, तीसरा दिया नासिरुद्दीन और चौथा दिया है रुकैया सुल्ताना। तो देखिए चालीसा दल का जो गठन किया था रुकैया सुल्ताना ने नहीं, नासिरुद्दीन ने नहीं, बलबन ने नहीं, बल्कि इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा इसका देखिए गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए सही उत्तर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि इल्तुतमिश ने अपने शासन में 40 उच्च अधिकारियों का एक समूह बनाया था जिसे चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता था। इसके गठन का उद्देश्य क्या था कि अपने प्रशासन को सुदृढ़ बनाना, पर बाद में यह जो दल था गुटबंदी का केंद्र बन गया और बाद में बलबन के द्वारा इसका दमन किया गया। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है रजिया सुल्तान, दूसरा दिया है रजिया बेगम, तीसरा दिया है गुलबदन बेगम और चौथा दिया है नूरजहां। तो देखिए
ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये कहाँ से संबंधित है, मुगलों से संबंधित है। रजिया बेगम भी नहीं होगी, बल्कि कौन थी, रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका के रूप में शासन संभाला था। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और प्रशासनिक रूप से बहुत सक्षम थी, परंतु अमीरों के विरोध के कारण इसने सत्ता खो दिया। इसकी मृत्यु देखिए 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को हरियाणा के कैथल के पास हुई थी। इसको देखिए डाकुओं ने उसकी पति अल्तुनिया के साथ हत्या कर दी, यानी वो अपने पति अल्तुनिया के साथ जा रही थी, तो उसी के साथ इसको मार दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए है, जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी। पहला ऑप्शन देखिए दिया बलबन, दूसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा दिया है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा दिया है सिकंदर लोदी। तो जिल्ले इलाही की उपाधि देखिए सिकंदर लोदी ने धारण की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, बल्कि किसने धारण की थी, बलबन ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि बलबन ने शाही गरिमा को बढ़ाने के लिए खुद को क्या कहा, जिल्ले इलाही। इसका मतलब क्या होता है, ईश्वर की छाया, यानी उसने अपने आप को ईश्वर की छाया घोषित किया और उसने सुल्तान की दिव्य स्थिति को बल दिया तथा अपने शासन में कठोर अनुशासन लागू किया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सिजदा और पैबोस की प्रथा किस सुल्तान ने आरंभ की थी, यानी सिजदा और पैबोस की जो प्रथा थी किसके द्वारा शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन दिया देखिए इल्तुतमिश, दूसरा दिया है बलबन, तीसरा दिया है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा दिया है फिरोज शाह तुगलक। तो सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है देखिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं, इल्तुतमिश के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा शुरू की गई थी, बलबन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा यानी झुककर अभिवादन और पैबोस यानी पांव चूमना नामक प्रथा को शुरू किया। इससे क्या होता था कि राजा की सर्वोच्चता प्रदर्शित होती थी, यानी राजा की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करने के लिए उसने इन प्रथाओं को शुरू करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो बाजार नियंत्रण नीति थी उसका क्या उद्देश्य था, यानी बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था थी वो किस लिए लाई गई थी। पहला ऑप्शन दिया देखिए व्यापार को प्रोत्साहित करना, दूसरा है सैनिकों की आवश्यकताओं को सस्ता करना, तीसरा है विदेशी व्यापार को बढ़ाना और चौथा दिया है करों में कमी। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो काल में बाजार नियंत्रण नीति लाई गई थी, बाजार व्यवस्था लाई गई थी, उसका देखिए उद्देश्य करों में कमी नहीं था, व्यापार बढ़ाना नहीं था, व्यापार को प्रोत्साहित करना नहीं था, बल्कि क्या करना था कि सैनिकों की आवश्यकताओं को सस्ता करना था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा मात्रा में सैनिकों को रखा था, तो उन सैनिकों के खर्चे को कम करने के लिए उसने ये सारी व्यवस्थाएं की थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि अलाउद्दीन ने विशाल सेना रखी थी, इसलिए उसने बाजारों में वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित कर सैनिकों को सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित की, यानी बाजार में जब कीमतें नियंत्रित हो जाएंगी तो सैनिकों का जो खर्च है कम लगेगा और उनको वेतन कम देना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए क्या किया, यानी मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए उसने क्या किया था। तो पहला ऑप्शन दिया है देखिए नई राजधानी बनाई, दूसरा दिया है सीमाओं पर मजबूत किले बनाए, तीसरा दिया है कर घटाया और चौथा दिया है धर्म परिवर्तन किया। तो मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए देखिए, रोकने के लिए उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कर नहीं घटाया, नई राजधानी नहीं बनाई, बल्कि क्या किया, सीमाओं पर मजबूत किले बनाए। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सही उत्तर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा हेतु सीमांत प्रदेशों में क्या किया, किलेबंदी कराई और एक सुदृढ़ सेना तैयार की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, टोकन मुद्रा का प्रयोग किसने किया था, यानी टोकन मुद्रा किसके द्वारा उपयोग की गई थी। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा दिया है फिरोज शाह तुगलक और चौथा दिया है इब्राहिम लोदी।
तो देखिए टोकन मुद्रा का प्रयोग इब्राहिम लोदी ने नहीं किया था, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था, गियासुद्दीन तुगलक ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों को टोकन मुद्रा के रूप में जारी किया, परंतु लोगों ने नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी यह योजना विफल हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? यानी जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए फिरोज शाह तुगलक, दूसरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा दिया सिकंदर लोदी और चौथा दिया है इब्राहिम लोदी। देखिए जौनपुर शहर की जो स्थापना की गई थी इब्राहिम लोदी के द्वारा नहीं, सिकंदर लोदी के द्वारा नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। यानी इसने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खां था, उसी के लिए, उसी के नाम को प्रसिद्ध करने के लिए, उसी के उपलक्ष्य में क्या किया था? जौनपुर शहर की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। यह तुगलक वंश की एक प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा? यानी दिल्ली सल्तनत पर कई वंशों ने शासन किया था, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे अंतिम में किस वंश ने शासन किया था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है तुगलक वंश, दूसरा दिया है सैयद वंश, तीसरा दिया है लोदी वंश और चौथा दिया है खिलजी वंश। देखिए सबसे पहले जो इस पर शासन किया था गुलाम वंश ने किया था, और सबसे अंतिम में देखिए किसने किया था? खिलजी वंश ने नहीं किया था, सैयद वंश ने नहीं किया था, तुगलक वंश ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? लोदी वंश ने। यानी जो अंतिम वंश था वो कौन सा था? लोदी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि लोदी वंश ने 1451 से 1556 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, और यह इसी वंश का अंतिम शासन था। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 1526 ईस्वी में देखिए बाबर के हाथों पानीपत के प्रथम युद्ध में इसके उस समय के शासक जो है इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, और फिर मुगल वंश की स्थापना हुई। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, दिल्ली सल्तनत के समय भूमि कर को क्या कहा जाता है? यानी उस समय भूमि कर किस नाम से जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया जजिया, दूसरा दिया है खराज, तीसरा दिया उस्र और चौथा दिया एकता। तो उस समय देखिए जो भूमि कर था उसको जजिया नहीं कहा जाता था, ऊसर नहीं कहा जाता था, एकता नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता था? खराज। यानी उस समय भूमि कर किस नाम से जाना था? खराज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि सल्तनत काल में भूमि कर को खराज कहा जाता था, जो गैर मुस्लिम किसानों से वसूला जाता था। यह कृषि उपज का लगभग क्या होता था? 1/3 होता था। यानी जो टोटल कृषि उपज होती थी उसी का 1/3 इस तरीके से होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में इक्तादार कौन होता था? यानी इक्तादार किसे कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन देखिए न्यायाधिकारी, दूसरा दिया है सैन्य अधिकारी, तीसरा दिया है भूमि धारक या प्रांतीय प्रशासक और चौथा दिया है धार्मिक गुरु। तो उस समय जो इक्तादार होते थे वो देखिए धार्मिक गुरु नहीं होते थे, न्यायाधिकारी नहीं होते थे, सैन्य अधिकारी नहीं होते थे, बल्कि कौन होते थे? भूमि धारक या प्रांतीय प्रशासक। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा? इक्तादार वह व्यक्ति होता था जिसे भूमि इक्ता का प्रबंधन सौंपा जाता था। वह उस क्षेत्र से राजस्व एकत्र करता था और बदले में सैनिक रखता था। यानी वहां से राजस्व एकत्र करके अपना खर्चा चलाता था और उसको सैनिक रखने पड़ते थे, और उन सैनिकों का खर्चा उसी को उठाना होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दीवाने वजारत का क्या अर्थ है? यानी दीवाने वजारत किसे कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए सेना का नियंत्रण, दूसरा दिया वित्त विभाग का प्रबंधन, तीसरा दिया है धार्मिक मामलों का संचालन और चौथा दिया न्यायिक कार्यवाही। तो दीवाने वजारत का देखिए कार्य था न्यायिक कार्यवाही नहीं, धार्मिक मामलों का संचालन नहीं, सेना का नियंत्रण नहीं, बल्कि क्या था? वित्त विभाग का प्रबंधन। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी।
देखिए सही उत्तर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि दीवाने वजारत जो है वित्त विभाग का प्रमुख हुआ करता था। इसके प्रमुख को वजीर कहा जाता था, जो राज्य की आय और व्यय पर नियंत्रण रखता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, दीवाने आरिज किस विभाग का प्रमुख था, यानी दीवाने आरिज के पद को पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया न्याय विभाग, दूसरा दिया है सेना विभाग, तीसरा दिया है राजस्व विभाग और चौथा दिया है धार्मिक विभाग। तो दीवाने आरिज देखिए धार्मिक विभाग का प्रमुख नहीं था, राजस्व विभाग का नहीं था, न्याय विभाग का नहीं, बल्कि किसका था, सैन्य विभाग का यानी सेना विभाग का था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सही उत्तर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि दीवाने आरिज जो है सेना का प्रमुख अधिकारी था, जो भर्ती, वेतन और सैन्य अनुशासन का कार्य संभालता था। बलबन और अलाउद्दीन के समय यह विभाग जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दिया है कि न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, यानी न्याय करने वाला जो विभाग था उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन था। तो पहला दिया है दीवाने वजारत, दूसरा दिया है काजी उल कुजात, तीसरा दिया अमीर शिकार और चौथा दिया है दीवाने इंसा। तो न्याय विभाग का देखिए सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो देखिए दीवाने वजारत नहीं होता था, अमीर शिकार नहीं होता था, दीवाने इंसा नहीं होता था, बल्कि कौन होता था, काजी उल कुजात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि काजी उल कुजात जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, जो शरीयत यानी इस्लामी कानून के आधार पर न्याय देता था। यह धार्मिक और नागरिक दोनों मामलों में निर्णय करता था, यानी इसके पास निर्णय करने की दोनों शक्तियां थी, धार्मिक और नागरिक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, दीवाने इंसा किस कार्य से संबंधित था, यानी दीवाने इंसा का कार्य पूछा जा रहा है, विभाग पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए गुप्तचर विभाग, दूसरा दिया है पत्राचार और राजकीय अभिलेख, तीसरा दिया है सेना प्रशिक्षण और चौथा दिया है धार्मिक आयोजन। तो दीवाने इंसा देखिए धार्मिक आयोजन से संबंधित नहीं था, सेना के प्रशिक्षण से नहीं था, गुप्तचर विभाग से नहीं था, बल्कि किससे था, पत्रचार और राजकीय अभिलेख से। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि दीवाने इंसा यानी सल्तनत काल के पत्राचार, फरमान और शाही आदेशों की देखभाल करता था। इसके प्रमुख को देखिए क्या कहा जाता था, दबीरे खास, यानी दबीरे खास इसका प्रमुख होता था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सल्तनत काल में बारिदे मुमालिक कौन होता था, यानी बारिदे मुमालिक किसे कहा जाता था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए गुप्तचर विभाग, दूसरा दिया वित्त प्रमुख, तीसरा दिया है धार्मिक प्रमुख और चौथा दिया है सेनापति। तो सल्तनत काल में देखिए बारिदे मुमालिक जो होता था वो सेनापति नहीं होता था, धार्मिक प्रमुख नहीं होता था, वित्त प्रमुख नहीं होता, बल्कि कौन होता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सही उत्तर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या होगा कि बारिदे मुबालिक जो है शाही गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसका कार्य क्या होता था कि प्रांतों से सूचनाएं एकत्रित करके सुल्तान को देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीरे दाद का प्रमुख कार्य क्या था, यानी पूछा जा रहा है कि जो अमीरे दाद होता था वो क्या कार्य करता था। पहला ऑप्शन दिया देखिए न्याय की देखरेख करना, दूसरा है सेना की कमान, तीसरा दिया है कर संग्रह, चौथा दिया है धार्मिक नियंत्रण। तो जो देखिए अमीरे दाद का काम क्या था, धार्मिक नियंत्रण नहीं, कर संग्रह नहीं, सेना की कमान नहीं संभालना, बल्कि क्या करना था, न्याय की देखरेख करना। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि अमीरे दाद जो था वो भ्रष्टाचार और अन्याय के मामलों की जांच करता था और प्रशासन में न्याय सुनिश्चित करता था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय शासन को क्या कहा जाता है, यानी प्रांतीय शासन किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए मंडल, दूसरा दिया सूबा, तीसरा दिया इक्ता, चौथा दिया प्रदेश। तो दिल्ली सल्तनत का देखिए प्रांतीय शासन जो है प्रदेश नहीं कहलाता था, सूबा नहीं कहलाता था, मंडल नहीं कहलाता, बल्कि क्या कहलाता था, इक्ता। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। ठीक,
देखिए आंसर सी, व्याख्या क्या होगा कि प्रांतीय इकाइयों को इक्ता कहा जाता था, जिनका प्रशासन कौन संभालता था? इक्तादार संभालता था। यह सैनिकों का रख रखाव और कर संग्रह का कार्य करता था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत के नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? यानी सल्तनत के नगर प्रशासन के अधिकारी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन लिख दिया कोतवाल, दूसरा दिया वजीर, तीसरा दिया है काजी, चौथा दिया है अमीर। तो नगर प्रशासन का जो अधिकारी होता था, देखिए वो अमीर नहीं होता था, काजी नहीं होता था, वजीर नहीं होता था, बल्कि कौन होता था? कोतवाल। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा? ए। आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि कोतवाल जो है नगर की शांति, सुरक्षा, स्वच्छता और बाजार नियंत्रण का प्रमुख अधिकारी होता था। यह आधुनिक पुलिस प्रमुख के समान होता था। यानी आजकल जो पुलिस का हेड होता है व्यक्ति, जिस जैसे एसपी एसएसपी होते हैं, तो उसी तरीके से ये होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, दिल्ली सल्तनत के काल में समाज मुख्यतः किस आधार पर विभाजित था? यानी समाज का विभाजन कैसे था? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए व्यवसाय के आधार पर, दूसरा दिया धर्म के आधार पर, तीसरा दिया भाषा के आधार पर, चौथा दिया है जाति के आधार पर। तो दिल्ली सल्तनत का जो समाज था विभाजित था, देखिए जाति के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, व्यवसाय के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि सल्तनत काल में समाज जो है मुख्यतः मुस्लिम और गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं में विभाजित था। मुसलमानों में भी देखिए अशराफ यानी उच्च वर्ग और अजलाफ यानी निम्न वर्ग जैसी सामाजिक श्रेणियां थी। यानी मुख्यतः हिंदू मुस्लिम में विभाजित था और उसके बाद फिर मुसलमानों में भी उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सल्तनत काल में जजिया कर किस पर लगाया जाता था? यानी जजिया कर किस पर लगाया जाता था, पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है सभी मुसलमानों पर, दूसरा दिया है केवल गैर मुसलमानों पर, तीसरा दिया है केवल व्यापारियों पर और चौथा दिया है किसानों पर। जजिया कर देखिए लगाया जाता था किसानों पर नहीं, केवल व्यापारियों पर नहीं, सभी मुसलमानों पर नहीं, बल्कि गैर मुसलमानों पर। इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि जजिया जो है एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों मुख्यतः हिंदुओं से वसूला जाता था और बदले में उन्हें सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किस सुल्तान ने पहली बार जजिया कर लगाया? यानी जजिया कर किसके द्वारा पहली बार लगाया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए इल्तुतमिश, दूसरा दिया बलबन, तीसरा दिया फिरोज शाह तुगलक और चौथा दिया अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले जजिया ऐसे लगाया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, लेकिन आपके इस ऑप्शन में वो नाम नहीं है। तो चारों में से पूछा जा रहा है किसने लगाया था। तो यहाँ देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं, बलबन ने नहीं, बल्कि किसने लगाया था? इल्तुतमिश ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि इल्तुतमिश ने पहली बार जो है जजिया कर लगाया था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे कठोरता से लागू किया, यहाँ तक कि उसने ब्राह्मणों से भी वसूला। यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इसी के द्वारा लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, महिलाओं की पर्दा प्रथा का प्रचलन भारत में कब बढ़ा? यानी महिलाओं में जो पर्दा प्रथा है आज भी देखी जाती है समाज में, तो इसका प्रचलन कब से बढ़ा है पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए मौर्य काल में, दूसरा दिया है गुप्त काल में, तीसरा दिया दिल्ली सल्तनत के काल में और चौथा दिया है मुगल काल में। तो महिलाओं में पर्दा प्रथा देखिए मुगल काल में तो थी ही, लेकिन बाद में थी, गुप्त काल में नहीं, मौर्य काल में नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत के काल में बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए सही उत्तर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद पर्दा प्रथा जो है भारत में अधिक प्रचलित हुई। यह मुस्लिम महिलाओं से आरंभ होकर धीरे धीरे हिंदू उच्च वर्ग में भी फैल गई। यानी इसको शुरुआत किसने किया था? मुस्लिम महिलाओं में हुई थी, लेकिन बाद में ये हिंदुओं के उच्च वर्ग में भी धीरे धीरे फैले और आज भी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सल्तनत काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो देखिए महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है बहुत उच्च, दूसरा दिया है समान, तीसरा दिया है निम्न और आश्रित और चौथा दिया है स्वतंत्र।
तो सल्तनत काल में जो महिलाओं की स्थिति थी देखिए वो बहुत उच्च नहीं थी, स्वतंत्र भी नहीं थी, समान भी नहीं थी, बल्कि कैसी थी, निम्न और आश्रित। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सही क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि महिलाओं की स्थिति सामान्यतः जो है निर्भर थी, पर्दा, बाल विवाह और बहु विवाह जैसी प्रथाएं समाज में प्रचलित थी, परंतु कुछ शिक्षित मुस्लिम महिलाएं जो है प्रशासनिक कार्यों में भाग लिया करती थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में हिंदुओं की प्रमुख सामाजिक संस्था कौन सी थी? यानी सल्तनत काल में हिंदुओं की प्रमुख सामाजिक संस्था के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए पंचायत, दूसरा दिया है संघ, तीसरा दिया है सभा, चौथा दिया है समाज संघ। तो सल्तनत काल में देखिए हिंदुओं की प्रमुख सामाजिक संस्था जो थी वो देखिए समाज संघ नहीं थी, सभा नहीं थी, संघ नहीं थी, बल्कि क्या थी, पंचायत हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि ग्राम पंचायत जो है हिंदू समाज की प्रमुख संस्था हुआ करती थी, जो स्थानीय विवादों का निपटारा करती थी और सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सल्तनत काल में दास प्रथा क्या थी? तो पहला ऑप्शन देखिए समाप्त कर दी गई थी, दूसरा अस्तित्व में नहीं थी, तीसरा प्रचलित थी, चौथा केवल मुसलमानों तक सीमित थी। देखिए सल्तनत काल में जो दास प्रथा थी समाप्त नहीं कर दी गई थी, अस्तित्व में नहीं थी, बल्कि क्या थी, प्रचलित थी, केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि सल्तनत काल में जो दास प्रथा थी वो अत्यधिक प्रचलित थी, युद्धों में पकड़े गए जो बंदी थे उनको दास बना लिया जाता था, और इसीलिए देखिए फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास मौजूद थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है सल्तनत काल में कौन सी भाषा उच्च वर्ग की भाषा थी? यानी सबसे ज्यादा उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया अरबी, दूसरा दिया फारसी, तीसरा दिया हिंदी, चौथा दिया संस्कृत। तो सल्तनत काल में देखिए उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा संस्कृत नहीं उपयोग की जाती थी, हिंदी नहीं, अरबी नहीं, बल्कि फारसी, यानी सबसे ज़्यादा फारसी का उपयोग उच्च वर्ग के द्वारा किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि फारसी भाषा जो है प्रशासन, दरबार और विद्या की भाषा थी, सभी शाही अभिलेख और आदेश जो है फारसी में लिखे जाते थे, यह अरबी के साथ उच्च वर्ग की पहचान बन गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है सल्तनत काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के मेल से कौन सी नई संस्कृति विकसित हुई? यानी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति जब आपस में मिली तो किस संस्कृति का विकास हुआ? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए गंगा जमुनी तहजीब, दूसरा दिया है सूफी संस्कृति, तीसरा दिया है राजपूत संस्कृति और चौथा दिया है हिंदू संस्कृति। तो इनके मिश्रण से देखिए हिंदी संस्कृति नहीं बनी, राजपूत संस्कृति नहीं बनी, सूफी संस्कृति, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब बनी। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा, हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण से गंगा जमुनी तहजीब विकसित हुई, जिसने क्या किया, भारतीय समाज में सह अस्तित्व और सहिष्णुता की भावना को बढ़ाया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए सल्तनत काल में अजलाफ और अरजाल शब्द किन के लिए प्रयोग होते थे? ठीक, पहला ऑप्शन दिया देखिए उच्च वर्ग के मुसलमान, दूसरा दिया निम्न वर्ग के मुसलमान, तीसरा दिया व्यापारी वर्ग, चौथा दिया है विदेशी मुसलमान। तो देखिए अजलाफ और अरजाल जो शब्द होता था वो विदेशी मुसलमानों के लिए नहीं, व्यापारी वर्ग के लिए नहीं, उच्च वर्ग के मुसलमान के लिए, बल्कि निम्न वर्ग के मुसलमानों के लिए उपयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि अजलाफ और अरजाल जो शब्द हैं ये भारतीय परिवर्तित मुसलमानों के लिए प्रयुक्त होते थे, जिन्हें क्या किया जाता था उस समय, समाज में सबसे नीचा माना जाता, यानी भारतीय लोग जो थे उन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, तो उन्हीं लोगों को इस नाम से बुलाया जाता था।
अशराफ जो है विदेशी उच्च वर्ग के मुसलमान थे, यानी जो उच्च वर्ग के मुसलमान थे जो दूसरे देश से आए थे उनको अशराफ कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 30 प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया और मैंने अपने तरीके से जो भी प्रश्न कराए सब सही से कराए, किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश नहीं। इसके बावजूद भी यदि आप लोगों को लगता है कि किसी भी प्रश्न के उत्तर में या व्याख्या में कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सही करने का पूरा प्रयास। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।